अस्सलाम वालेकुम FTV के दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी मोहब्बतें आप उन दोस्तों के लिए जो लोग पसंद कर रहे हैं कहानी को, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जैसा है आपके सामने ही है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। तो चलते हैं कहानी के 7वें हिस्से की तरफ। मैंने इमरान के घर से निकलते ही फैसल को कॉल की। फैसल ने कहा कि मेरी तरफ ही आ जाओ। मैं खैर चला गया। घर में दाखिल हुए, ड्राइंग रूम में बैठ के गपशप शुरू हो गई। मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे फैसल कुछ मुझसे खिंचा खिंचा सा है। मैंने उससे कहा कि खैरियत तो है, तुम्हारी तबीयत ठीक है, शुक्र करो कि मसले बहुत सारे हल हो गए और अब तुम्हारा और सना वाला मसला भी हल करते हैं ना, ठीक है। तो उसने आंखें उठा के मुझे देखा और मेरी आंखों में देखते हुए कहता है कि तू बहुत खुश है। उसका अंदाज बड़ा संजीदा और बड़ा ठंडा सा था। मैंने कहा हाँ मैं खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ, खैरियत है? इमरान और उसका मसला हल हो गया है, साइमा का तो खुश तो होना ही था, ठीक है, और अब तुम्हारी तरफ आ गया हूँ ताकि तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे वाला मसला हल किया जा सके। वो मुसलसल मेरी आंखों में देख रहा था। कहता कि नहीं, मैंने अब ये वाला मसला हल नहीं करना। मैंने कहा क्यों, खैरियत, क्या हो गया तुम्हें? कहता नहीं, बस अब मेरी मंजिल कुछ और है। मैंने कहा यार ठीक है, मैंने कुछ उसको वो नहीं किया, लेकिन मुझे उसके आवाज़ से, उसके लहजे से लग रहा था कि कोई ना कोई परेशानी ज़रूर चल रही है। खैर मैं उससे रुखसत हुआ और यही सोचता हुआ आ रहा था क्या हुआ है इसको और क्या नहीं। इस दौरान सोचते हुए ना मैं बिल्कुल भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल भी गया था कि यार मुझे ना याकूत से पूछ लेना चाहिए। तो खैर मैं घर आ गया और उसके बाद ना मेरे दिमाग से कुछ चीज़ें निकल गई मासूआ इस चीज़ के कि यार फैसल वाला मसला हल करना है। अच्छा, काफ़ी दिनों की थकावट थी, बहुत सारे मसले मसाइल तो आपके सामने आप साथ साथ ही सुनते हुए आ रहे हैं। कहीं मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक दिन ना 2 या 4 दिन के बाद की बात है, मैंने फैसल से रब्ता किया। मैंने कहा पूछो तो सही, हो क्या रहा है, कर क्या रहा है। तो यहाँ से आगे मैं ले चलता हूँ आपको फैसल की तरफ। अब जो स्टोरी होगी वो फैसल की होगी, ठीक है। मैंने जब काशी को बहुत खुश देखा, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि काशी ने जो है ना किसी चीज़ को असीर कर लिया है और वो उससे काम भी लेना शुरू कर चुका है। अब ये इल्म की दुनिया, चाहे वो नूरी हो चाहे वो काले इल्म वाली हो, ये बहुत वसी है, इतनी बड़ी है कि इससे आगे आगे आप बढ़ते जाएं तो आपके ऊपर नित नए दरवाजे खुलते जाते हैं। इसकी पीढ़ियाँ होती हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, और इसकी कई जगहों पे 7 पीढ़ियाँ और कई जगहों पे 12 पीढ़ियाँ। और जो पीढ़ी का मुराद ऐसे होता है जैसे रैंक होता है आपके गवर्नमेंट के ऑफिस में, रैंक होता है ग्रेड 5, ग्रेड 4, ग्रेड 7, ग्रेड 9, ग्रेड 11, इस तरह चलते चलते फिर आखिरी ग्रेड वही होता है जो सबसे बड़ा ग्रेड होता है। तो उसके लिए बड़ी कटन और बड़े मसले जो है ना वो आपको सहने भी पड़ते हैं और कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। अब मुझे ये धुन सवार हो गई थी कि सना को तो मैं ले ही लूँगा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे पावर लेनी है। मुझे पता नहीं क्यों काशी से ना जलापा शुरू हो गया था, सीधी सी बात है। तो मुझे कोई समझ नहीं चीज़ें आई, तो मैंने यही सोचा कि वापस उस बाबा के पास चलते हैं, वो जो पंजाब में है, तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प करेगा। लेकिन जब उसके पास जाने के लिए मुझे डेफिनेटली सबके ज़रूरत पड़ सकती थी, क्योंकि मैं तो उस एरिया में बिल्कुल ना कभी गया था ना मुझे पता था। तो मैंने अपने तौर पे इस्लामाबाद के अंदर ही लोगों को ट्रेस करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मुझे एक कॉलोनी के अंदर एक क्रिश्चियन फैमिली का बंदा मिला। एक दोस्त ने मुझे कहा कि उसके पास चले जाओ, शायद वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर सके। अब मैं इतना जुनून में और इन चीज़ों में पागल हो चुका था कि मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैं उसके पास चला गया। मुझे याद है रात को कुछ 10-11 का टाइम था। मैंने फ़ोन पे टाइम, जैसे मेरा फ़ोन सही सुना नहीं था, कहता बस आ जाना आ जाना आ जाना। तो कॉलोनी के साथ ही ना एक छोटा सा कमरा था। मुझे सब ने, मैंने जिससे पूछा उसने उधर बस मुंह से बोला, कुछ नहीं, इशारा किया वहाँ चले जाओ। एक नाला जा रहा था नीचे से, नाले के ऊपर एंड वाला एक कमरा था। मैं जब वहाँ गया कोई खिड़की नहीं थी उस कमरे की, बस ऊपर एक रोशनदान था। मैं दरवाज़ा खटकाया तो आवाज़ आई कि आ जाओ। मैं अंदर गया तो एक कोने पे एक बिस्तर सा बिछा हुआ था और वहाँ एक बड़ी दाढ़ी और बड़े बालों वाला बंदा बैठा हुआ था, सिगरेट लगाई बैठा हुआ। उसकी एक साइड पे मुकम्मल ही जगह जो थी वो आपको बता नहीं सकता कि कुछ हिंदू भगवानों की मूर्तियाँ थीं, कुछ पिक्चर थे, कुछ अगरबत्तियाँ जल रही थीं, धुआं निकल रहा था, कुछ बुत पड़े हुए थे
और कुछ जो है ना चिराग पड़ा हुआ था, मुझे याद है। एक मैंने पता नहीं एक हड्डी भी देखी थी वहाँ पे। मैंने जब उससे अपना मुद्दा बयान किया कि मुझे जो है ना शागिर्दी में आना है, तो उसने कहा था कि मैं शागिर्दी में नहीं ले सकता और यहाँ पे कुछ काम हो भी नहीं सकता। यहाँ बस जो लोग आते हैं जिनके कुछ मसले मसाइल है मैं वो हल कर देता हूँ, तुम्हें उसके लिए मेरे उस्ताद के पास जाना होगा जो कि हिंदू है और वो वहाँ पे है उमरकोट में। अब मैंने कहा कि यार इतना लंबा सफ़र करके मैं नहीं करना चाहता ये काम, लेकिन पता नहीं क्या हो गया मुझे। मैंने कहा जी हाँ ठीक है मैं जाऊँगा। अच्छा खैर मैंने उसे ड्रेस लिया और मैंने कुछ ऑफिस से छुट्टियाँ ली और गाड़ी पकड़ी, निकल गया सिंध की तरफ। खैर पूछते पूछाते जो उसने फ़ोन दिया था जिस पे रब्ता करते मैं वहाँ पहुँच गया। शहर से बाहर लगा लो या उनकी बस्ती से बाहर ना एक टेला सा था, उस टेले के साथ वो एक कुछ कच्चा पक्का सा घर बना के रह रहे थे। मैंने उनके पास जाके उनको अपने स्टाइल से कहा यार तू सबसे पहले तो ये बता कि तू मुसलमान है, तू ये काम कर लेगा सही, तुम लोगों के मज़हब में तो ये हराम है। मैंने कहा जी हाँ मैंने करना है और मुझे नहीं पता मैं इस काम की ज़िद बना के आया हूँ। उसने कहा कि ठीक है, सबसे पहले ये है कि ये एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए तुम्हें मुस्तकिल जो सबसे छोटे वाला जो अमल है ना उसके लिए 41 दिन की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है। उसके लिए उसने कहा कि तुम्हें मांस छोड़ना होगा, मतलब गोश्त छोड़ देना है। मैंने कहा जी ठीक है। खैर मैं सब्जियों पे आ गया। एक हफ्ते तक मैं उसके पास रहा। सबसे पहले दिन जो उसने मुझसे वजीफ़ा करवाया या मंत्र पढ़वाया मुझे, उसने एक मंत्र बताया कि ये तुमने 21 मरतबा पढ़ना है रात 1 बजे के बाद और 3 बजे से पहले। उसने कड़ा लगा दिया मुझे, कहता जी बैठ जाओ। मैं बैठ गया, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। बस दिमाग में धुन सवार हुई थी, बस मुझे कुछ भी नहीं था, या शायद मुझे हसद हो गया था काशी से ना। तो मैंने शुरू किया। 2-3 दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। तो मैंने एक दिन वैसे ही बैठे बैठे उस बाबे से पूछा जो मेरा उस्ताद बना हुआ था। मैंने कहा कि महाराज एक बात तो बताएं। ठीक है, वैसे मैं उसको गुरु भी कहता था लेकिन कभी कभी ना महाराज भी कहता था। मैंने कहा एक बात तो बताएं, ये कैसे जीत गया जो मेरा दोस्त था? उसने कैसे अपने आप को एकदम से एक रात के मतलब अंदर अंदर उसने सारा कुछ कर लिया? तो उसने कहा कि उसका पूरा नाम बताओ। मैंने उसको पूरा नाम बताया। वो कहता उसकी माँ का नाम बताओ। मैंने कहा माँ का नाम तो मुझे नहीं पता। कहते अच्छा चलो तुमने उसकी माँ को देखा हुआ है? मैंने कहा हाँ जी मैंने देखा हुआ है। कहता उनकी शक्ल अपने दिमाग में लेके आओ। मैंने कहा जी ठीक है, मैं उनकी शक्ल अपने दिमाग में लेके आ गया। तो कुछ दिन उस ज़मीन को देखते रहे, फिर एक तिनका उठाया और ज़मीन के ऊपर ना कोई नक्श नुक्श खींचने लगे। तो मुझे कहते हैं यार बात ये है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम उसको कितने अरसे से जानते हो? मैंने उसे कहा कि जी मैं तो मतलब 10-12 साल की हमारी दोस्ती है और गहरी दोस्ती है, मैं तब से जानता हूँ। कहते हैं कि तू उसके मुकाबले में जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये तू बेवकूफ़ी छोड़ दे, तुम उसके मुकाबले में नहीं जाओ, क्योंकि उसका जो ख़ानदानी निज़ाम है ना वो इस तरह का है कि वो तो ये काम करते रहते हैं। पहले उसके दादा के पास था, फिर उसके बाप के पास था, फिर उसके ताया के पास था, और फिर इसको भी इज़न मिला हुआ है लेकिन इसको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। इसको इज़न मिला हुआ है और इसका काम तो वैसे ही आसान हुए जा रहा है, क्योंकि एक तो इन चीज़ों को फैमिली से चलती आ रही हैं, फिर वो बादब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप अगर उसके मुकाबले में कर रहे हो तो फिर आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये आपको नहीं करना चाहिए ज़िंदगी के किसी मौके पे। फिर उसने कहते कहते चुप कर गया। फिर उसने कुछ ज़मीन पे लकीरें खींची तो कहता तुम मुझे एक बात बताओ कि तुमने वाकई ये काम करना है? तो मैंने उसे कहा हाँ जी मैंने करना है, मेरी ज़िद्द है। उसने कहा अगर ज़िद्द है, शौक़ है तो अलग चीज़, लेकिन अगर ज़िद्द है तो याद रखो कि ज़िंदगी के किसी मौके पे तुम पछताओगे। ठीक है, मैं उस्ताद होने के नाते कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा जी नहीं बस मैंने सीखना है। खैर मैंने 7 दिन तक उस मंत्र को किया तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं होना। कहा जी अभी होना भी नहीं है ना, अभी तो 41 दिन पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा मुझे जाना चाहिए, मुझे मंत्र पे ग्रिप भी आ गई है, तो मैं बाकी का जो है ना अपने उधर इस्लामाबाद जाके अपने घर में किसी जगह बैठ के कर लिया करूँगा। उन्होंने कहा जी जाओ। ठीक है, मैंने कुछ गाड़ी का हिसाब किताब ऐसे लगाया कि मैं एंड टाइम पे इस्लामाबाद पहुँचाऊँ। खैर आपको पता है कि अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चल रही हैं, मैं अपने टाइम पे इस्लामाबाद पहुँचाया। मुझे याद है कि 13वां दिन शुरू था, तो मुझे जिस कमरे में मैं बैठ के ये कर रहा था तो मुझे लगा कि कमरे में ना किसी छोटे छोटे कदमों की आवाज़ आ रही है, और वो कदम इंसानी कदम नहीं है, वो कुछ ऐसे थे जैसे कि बकरी का बच्चा जो है ना उछल कूद कर रहा है 4 पैरों पे। तो मैंने
हल्की सी आंखें खोल के ना देखा, क्योंकि मैं आसन लगा के बैठता था जो मुझे उन्होंने तरीका बताया हुआ था। तो मुझे नज़र आया कि कमरे के अंदर एक छोटे कद का मेंढा है। मेंढा मतलब बकरा टाइप है उसके, लेकिन सींग बहुत लंबे हैं और वो जानवर की तरह का नहीं है, वो जैसे पत्थर का बना हुआ है। और उसका रंग जो है ना वो गहरा गहरा सब्ज़ रंग है, या सब्ज़ लगा लें या कुछ इस तरह का कलर लगा लें, ग्रीन कलर सा ना। और उसके दोनों सींग ना ऊपर से घूम के गोल गोल जो है ना वो उसकी साइडों पे निकले हुए हैं। और वो इतना छोटा है कि लगा लें कि जितना एक छोटा सा पप्पी होता है, छोटा सा कुत्ता होता है। अच्छा, वो पूरे कमरे में दौड़ता फिर रहा था, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे बता दिया गया था कि कोई चीज़ आएगी सी, लेकिन वो किस सूरत में आती है उस सूरत का नहीं पता। चीज़ आएगी लेकिन उसकी सूरत का नहीं पता, वो कौन सी सूरत अख्तियार करके आती है। खैर, मैं नहीं बोला। 15 दिन शुरू हो गए, तो 15वें दिन भी वो आया। उसने पूरे कमरे में उद्दम मचाए रखा, कभी दीवारों पे छलांगे, कभी इधर छलांगे, कभी उधर छलांगे, कभी वो मेरे गिर्द गिर्द वो बकरी के बच्चे की तरह उछल कूद कर रहा है। मैंने नहीं रोका, मैंने कहा यार अब करने तो रोक भी नहीं सकता था, मेरी क्या मजाल थी। अच्छा खैर, एक दिन वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मेरे सामने खड़ा हुआ तो मुझे देखने लगा ना, तो उसकी आंखें बिल्कुल रेड लाइट्स थी, जैसे आपका मोटरसाइकिल की लाइट होती है ना बैक साइड में, बिल्कुल सुर्खी स्तंभ चमक रही थी। इतनी देर में एक साइड से कुछ एक अजीब हैयत की चीज़ चलती आई। मैं उसे ना इंसान कहूँगा ना जानवर कहूँगा, बस कोई अजीब सी चीज़ थी। उसके भी सींग थे। उसने आके कहा कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मतलब मुझे बिन बनाहट की आवाज़ आई, जैसे क्लियर आवाज़ नहीं थी, लेकिन यूँ लगा कि अब मैं वो आवाज़ निकाल के आपको सुना नहीं सकता। तो उसने चारों पैरों पे एकदम उछल के उसकी तरफ सिंग की, और उसको सिंग मारने के लिए गया तो उसने उसे उठा के ना दीवार के साथ दे मारा। वो चकनाचूर हो गया, नीचे गिरा ना, जैसे पत्थर नहीं टूटता है, कच्चा पत्थर टूटता है, चकनाचूर हो गया। मैं हैरत से देख रहा हूँ, ये क्या। कहता अब तूने ये हरकत की ना तो मैं तुझे जुड़ने नहीं दूंगा। मेरे लिए ये चीज़ चूँकि वो महाराज ने बताई थी कि एक तुझे हौसले से रहना है, तुम्हारे सामने ये चीज़ें होती रहेंगी। मैंने कहा ठीक है जी। अब वो अभी मेरा मंत्र पूरा नहीं हुआ था, वो वापस जुड़ना शुरू हो गया। जुड़ के वापस अपने पैरों पे, फिर वही उसने उछल कूद शुरू कर दी। मैं हैरत ज़्यादा रह गया, यार ये क्या कमाल हो गया। अच्छा खैर, मैं बोला नहीं। वो जो बड़ी चीज़ थी उसे मैं बिग फुट टाइप आप लगा लो, जैसे बिग फुट नहीं होता एक बहुत बड़ा बंदर टाइप, उसके लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े हाथ, और वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, वो चीज़ थी। अच्छा खैर, अब उसने ना पूरे कमरे में उसको घूर घूर के देखना शुरू कर दिया। वो पूरे कमरे में भागता फिर है। लेकिन इसमें बिग फुट टाइप जो चीज़ थी उसकी एक चीज़ अलग थी कि उसके सींग थे ना। अच्छा, ये तो चीज़ ठीक रही। वही हुआ, गेम ख़त्म होगी। जब मेरा मंत्र शंत्र का टाइम पूरा हुआ तो सारी चीज़ें गायब हो गई। मैं आराम से उठा, झाड़ जुड़ के सो गया दोबारा उठ के। 17 दिन या 21 दिन, हाँ 21 दिन थे, तो मेरे कमरे में उस तरह के छोटे छोटे बेशुमार जनाब साहब पूरे कमरे में दौड़ने लगे। और बिल्कुल नन्ही मुन्नी सी आवाज़ आई कि इनमें से जो तेरा तू अपना पकड़ ले। मैंने कहा जो मेरा है मैं। और एकदम से पहले एक आवाज़ आई, इनमें से जो तेरा है तो उसको पकड़ ले। फिर दूसरी आवाज़ आई, इनमें से जो तेरा है तो उसको पकड़ ले। फिर तीसरी आवाज़ आई, और फिर एकदम पूरा कोर्स चल पड़ा। मुझे लगा कि मेरे कान के पर्दे या मेरे दिमाग की रगें जो है ना वो फट जाएंगी। इनमें से जो तेरा है तो पकड़ ले, इनमें से जो तेरा है तो पकड़ ले। मैं चुप करके अपने काम में लगा रहा। जैसे ही काम ख़त्म हुआ तो फिर एकदम से कमरे में सुकूत आ गया। अच्छा खैर, यही निज़ाम चलता रहा। 27वां दिन था। 27वें दिन में ये हुआ कि मुझे यूँ लगा कि मेरे कमरे में बेशुमार कफन पोश लाशें लेटी हुई हैं, और बहुत सारी। और मैं कब्रों के दरमियान, मतलब कब्रें नहीं थी, लाशें थी, उनके दरमियान में बैठा हूँ, और वो हल्का हल्का सांस ले रही हैं। ये मैं एक जीते जागते इंसान के लिए ये चीज़ ऐसे है कि आप सोच नहीं सकते। कि दिल चाहता है कि बस बंदा उठे और भाग जाए, या दिल चाहता है बंदा कहता है कि भाड़ में जाए ये सारा कुछ, मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है, मैं इन कामों में नहीं पड़ूंगा। लेकिन चूंकि मैं जिद में था, या लगा लें किसी हसद में था, तो मैंने ये काम शुरू किया। अब हुआ ये, सबसे खौफनाक मंजर ये था कि जो मेरे साथ साथ मुझे फील हो रही थी ना। अच्छा, ये चीज़ें आपको बता दूं, जिस बंदे ने ये काम, ये अमल किया हुआ है, उसको पता होगा कि ये चीज़ें ऐसे लगती हैं, लेकिन जैसे आप पूरी आंखें खोलते हैं गायब हो जाती हैं। मतलब ये आपको वहम, गनूदगी नुमा चीज़ें नज़र आ रही होती हैं।
तो मुझे लगा कि जैसे जो मेरे साथ वाली चीज़ें हैं ना, या जो लाशें कफन में लिपटी लेटी हैं, उन्होंने करवट ली और मेरी तरफ मुँह किया, ठीक है। और उसी में से ना एक के मुँह से ना खुद ब खुद कफन हट गया। उसने कहा कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू कौन है, तू अपनी असलियत देख, तू कौन है, तू किस काम में पड़ गया, तू क्यों इस तरह से कर रहा है। तो मैंने ना एक दफ़ा, तुझे पता है मैं तेरा क्या लगता हूँ, मैं तेरा बड़ा हूँ, तेरे ख़ानदान का बड़ा हूँ, मैं तेरा दादा हूँ, ठीक है। तू मेरा नाम जो है ना डबोने जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, तू बाप का नाम डबोने जा रहा है, तुझे पता नहीं है, तुझे अपनी माँ का नहीं पता, उठ जा, जा दफ़ा हो जा, छोड़ दे ये काम, क्यों कर रहा है ये काम, ठीक है। और मैं इतना जज्बाती हुआ, मुझे रोना आ गया, यार मैं वाकई गलत कर रहा हूँ, हमारा एक ख़ानदान का नाम है और मैं ये किससे चक्कर में पड़ गया हूँ। मैंने कहा हाँ नहीं, मुझे उठना चाहिए। और यकीन जानिए मैं ना जैसे ही पाँव खड़ा किया तो उठने की कोशिश में था, तो यूँ लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया और मेरे कंधे को ना नीचे की तरफ दबा दिया, जैसे कह रहा हो कि बैठ जाओ, अभी उठना नहीं है। मैं बैठ गया नीचे और एकदम से ना वो सारी चीज़ें गायब हो गई। इतनी देर में मेरा मंतर भी ख़त्म हो गया। मैं उठा, जब मैं उठ के अपने बिस्तर की तरफ या चारपाई की तरफ आ रहा था ना, तो मैंने कहा यार वाकई फड्डे में पड़ गया, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे ये काम सूटेबल नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे हट जाना चाहिए। मैं आके लेट गया और ऐसा मेरा दिल बोझल हुआ कि नेक्स्ट डे मैंने चिल्ला किया ही नहीं। और 3-4 दिन ना मैं ऐसे पागलों की तरह ना घूमता रहा, कभी इधर कभी उधर, दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा था मेरा, कभी यहाँ जाऊँ कभी वहाँ जाऊँ। और फिर एक दिन मुझे याद है कि चौथा या 5वां दिन था, मैं अपने घर के दरवाजे के आगे, घर के दरवाजे के पिलर के साथ टेक लगा के बैठ गया। अब आने जाने वाले मुझे हैरत से देख रहे हैं, कोई मस्जिद से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो मुझे देख रहे हैं कि क्या हुआ। मैंने चुप करके सर झुका के बैठा हुआ था। इतनी देर में ना मेरा छोटा भाई जो है ना, वो बाइक लेके आया। उस जैसे बाइक रोकी तो उसने मुझे हैरत से सर से पाँव तक देखा। मुझे कहता कि क्या हुआ आपको, क्यों यहाँ पे बैठे हुए हो। मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा, मैंने कहा यार है तो भाई, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल स्लेट बना हुआ था कि यार ये कौन है। मैंने उसे कहा कि कुछ नहीं, क्या हुआ, खैरियत है। उसने कहा उठे उठे उठे, शाबाश। मुझे लेके वो अंदर आया और ले जा के ना उसने अम्मी को कहा कि अम्मी ये भाई को क्या हुआ है। तो उसने कहा क्यों, क्या हुआ। अम्मी ने कहा कि क्यों, क्या हुआ, क्या वो ख़ास काम हो गया, ऐसे ही ड्रामे करता रहता। नहीं अम्मी, ये बाहर गली में फर्श पे बैठे हुए थे दरवाजे के साथ टेक लगा के। तब अम्मी एकदम कहती क्या हुआ। तो मैं उनका मुंह देख रहा था, मतलब मेरे दिमाग में किसी जगह था ये मेरी माँ है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा था। तो यहाँ से आगे एक बड़ी ही अजीब सी दास्तान शुरू होती है और इस दास्तान के अगले हिस्से के साथ मिलते हैं कहानी के 8वें हिस्से में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आपने इसका कोई पार्ट मिस नहीं करना, लेकिन अपने फीडबैक से मुझे आगाह ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये मेरी मेहनत है और मैं इसके ऊपर काफ़ी जान मारता हूँ। कहानी में सैटरडे संडे को थोड़ा सा गैप आ जाता है, उसके लिए माज़रत ख्वाऊँ और इजाज़त चाहता हूँ आपसे। आप सबका भाई उमर भाई अपनी कहानी के 7वें हिस्से के साथ थे और इंशाल्लाह 8वें में मिलते हैं कल शाम को। अल्लाह हाफिज़।